मित्रों नमस्कार। आज हम आप लोगों के समक्ष बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हूँ। साथियों, आपको मालूम होगा कि नगरपालिका आम चुनाव 2022 के चलते प्रधान शिक्षक परीक्षा जो 18 दिसंबर को होने वाली है, उसमें उहापोह की स्थिति बनी हुई है। मित्रों, आपको दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे मनोयोग से तैयारी में लगे रहें। प्राप्त जानकारी के अनुसार यदि 18 दिसंबर को परीक्षा नहीं होती है तो निश्चित मान लें अगले 1 सप्ताह के अंदर परीक्षा अवश्य होगी। वैसे आज के प्रभात खबर में यह संदेश निकला है कि 22 दिसंबर को यह परीक्षा संभावित है। वैसे यह सामान्य ज्ञान सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। तो आवे अब हम आंसर के साथ प्रश्न और आंसर साथ साथ जो सेट है उस पर आते हैं। इसका है सर बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान। इसमें शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके किया था। मतलब मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। उसके बाद यह जो है 185 ईसा पूर्व शुंग वंश ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को हत्या करके किया था। तो आपको यह भी याद रखना है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। दूसरा, शुंग वंश के शासन काल में तांबे के सिक्के को करशासन कहा जाता था। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। तीसरा प्रश्न है, महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी, ये तो हो गया। चौथा, कण्व वंश की स्थापना कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने किया था। पांचवा है सर, शुंग एवं कण्व वंशज ये सभी ब्राह्मण थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल काडफिसस ने किया था। उसके बाद आया सर शुंग वंश के बाद और कण्व वंश के बाद आया कुषाण वंश, जिसके संस्थापक कुजुल काडफिसस ने किया था। कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कनिष्क कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुषाण वंश के राजा कनिष्क के शासन काल में ही हुआ था। माने चतुर्थ बौद्ध संगति जो है यह कुषाण वंश के राजा कनिष्क के शासन काल में ही हुआ था। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वह कुंडल वन के कश्मीर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। गुप्त वंशज राजा, 10वां प्रश्न है, गुप्त वंशज राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस राजा ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। 11वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कितने भी बहुत प्रकार के ऐसे प्रतियोगिता परीक्षा हुए हैं जिसमें यह प्रश्न आया है कि किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। यह इतना अच्छा काल था कि इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद 13वां प्रश्न है, बराहमिहिर, आर्यभट्ट तथा ब्रह्मगुप्त ने गुप्त काल के बराहमिहिर, आर्यभट्ट तथा ब्रह्मगुप्त गुप्त काल के ही विद्वान हैं और इनका गणित, खगोल शास्त्र, दर्शन में काफी अविस्मरणीय योगदान है। साथियों,
मैं 14वें प्रश्न पर आने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि यदि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप निश्चित ही लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने साथियों को भी लाभ पहुंचाने के लिए शेयर कर देंगे ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। साथियों, जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वे सब्सक्राइब कर देंगे ताकि इस तरह का अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथियों, हम बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाते हैं ताकि सिर्फ प्रधान शिक्षक ही नहीं, किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो। अगला 14वां प्रश्न है कि गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक हैं कुमारगुप्त। आपसे पूछा जा सकता है कि किस काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो गुप्त काल में। इसके संस्थापक कौन है, तो कुमारगुप्त। 15वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। आपको याद होगा सर, कितने ऐसे प्रतियोगिता परीक्षा हुए हैं जिसमें ये प्रश्न आया है कि किनके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल 7वीं शताब्दी में, हर्षवर्धन के शासनकाल के 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसोंग भारत आया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान देंगे। साथियों, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, आपके पास समय का बहुत अभाव रहता है। आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, भर दिन घर के काम में थक जाते हैं, तो आप इस वीडियो को चला देंगे और बगल में रख करके 2-3 बार भी सुन लेंगे तो निश्चित ही इसका लाभ आपको मिलेगा। 17वां प्रश्न है विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किनके शासनकाल में? धर्मपाल के शासनकाल में। विद्यापति ने भू परिक्रमा नामक पोथी की रचना की। भू परिक्रमा नामक पोथी की रचना किसने की? विद्यापति ने की। शाहनामा की रचना किसने की? फिरदौसी ने किया था। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको टिक आउट कर लेंगे। पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर के नेतृत्व में, पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर के नेतृत्व में मुगलों ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। शेरशाह का मूल नाम फरीद था, फरीद खान था। शेरशाह का मूल नाम फरीद खान था, इसको भी याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। शेरशाह के सोने के सिक्के को असरफी कहा जाता था। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको जरूर नोट कर लेंगे। 26वां प्रश्न है कि शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। अगला प्रश्न है कि 27वां कि अकबर के शासनकाल में टोडरमल ने बिहार के भूमि को नापकर राजस्व 25 लाख निर्धारित किया। उस समय अकबर के शासनकाल में टोडरमल ने बिहार के पूरे भूमि को नाप करके यहाँ का राजस्व 25 लाख निर्धारित किया था। 28वां प्रश्न है कि भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रैंकोइस मार्टिन ने 1664 ईस्वी में किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी है और एक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ये भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रैंकोइस मार्टिन ने 1664 ईस्वी में किया था। 29वां प्रश्न है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थाई माल गोदाम की स्थापना 1691 ईस्वी में पटना के गुलजार बाग में किया था। पटना के गुलजार बाग में अस्थाई माल गोदाम की स्थापना 1691 ईस्वी में पटना के गुलजार बाग में किया था। 30वां प्रश्न है
कि जनजाति आंदोलन के नेता बिरसा मुंडा को कहा जाता है और इनको आंदोलन में इतने जनजातियों को अधिकार दिलाने में इतने सक्रिय और निष्ठापूर्ण व्यवहार से आंदोलन किए कि इनको भगवान का अवतार भी कहा जाता है। साथियों, इसी प्रकार हम अगले वीडियो में हम बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन पर चर्चा करेंगे। देखना नहीं भूलेंगे। हम बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को बनाते हैं। आप 2-3 बार सुन करके इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।